मैं ज्योति सिंह गौर। बच्चों, आज हम राष्ट्रीय आय से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न समझेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय आय आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तो है ही, साथ में यूपीएससी, एसएससी, रेलवे या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इससे संबंधित प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। एमपी बोर्ड का इस वर्ष का जो ब्लूप्रिंट है, उसके आधार पर इस पाठ से लगभग 5 से 6 वस्तुनिष्ठ प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे। यदि आप पाठ समझने के साथ ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी हल कर लेंगे तो आप कम समय में इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। आप इससे संबंधित जितने वीडियो हैं आप जरूर देखिए, क्योंकि जब तक आप उनको नहीं देखेंगे तब तक आप इन एमसीक्यूज को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मैं नीचे लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी इसके लिंक। वैसे आप चैनल को यदि सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप कम समय में पूरे कोर्स को आप जल्दी सर्च कर पाएंगे। मैंने जितने वस्तुनिष्ठ है इस पाठ के उसको भी 2 भागों में किया है। सेकंड पार्ट भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि वो मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के साथ साथ उसको ऑब्जेक्टिव उसमें सॉल्व करूंगी। और चूंकि पाठ के बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं, इसीलिए मैंने वस्तुनिष्ठ के भी आपको 2 पार्ट किया है, जिससे आप आसानी से समझ सकें। सबसे पहला है हमारा, एक अर्थव्यवस्था में एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का उपभोग कहलाता है। एक लेखा वर्ष की अवधि कितनी? एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का उपभोग क्या कहलाएगा? क्या कह रहा है यहाँ शब्द? देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में गलती हमसे तब होती है जब हम प्रश्न को हल बहुत अच्छे से समझते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं। हमको किसी भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को कम से कम 2 बार जरूर पढ़ना चाहिए। यदि हमने प्रश्न को अच्छे से पढ़ लिया तो गलत होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। जैसे यहाँ दिया हुआ है, सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का उपभोग कहलाता है। मांग तो नहीं कहलाएगा, क्योंकि क्या पूछ रहा? उपभोग। पूर्ति भी नहीं कहलाएगा, यानी सही उत्तर इसका क्या होगा? समग्र उपभोग। क्यों होगा समग्र उपभोग? क्योंकि दिया सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का उपभोग क्या कहलाता है? समग्र उपभोग कहलाता है। यानी प्रश्न में ही आपका उत्तर दिया हुआ है, बस आपको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। वस्तुओं का वर्गीकरण निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? कोई वस्तु अंतिम है या मध्यवर्ती वस्तु है, इसका वर्गीकरण वस्तु के अंतिम प्रयोग पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? अंतिम प्रयोग पर। जैसे यदि मैंने आटा खरीदा और रोटी घर में बनाकर खा लिया तो आटा क्या होगा? अंतिम वस्तु, क्योंकि आटा हमने खरीदा और खुद उसका उपभोग हमने कर लिया। परंतु आटा से बनी रोटी को यदि होटल में बनेगी तो रोटी अंतिम वस्तु होगी, क्योंकि मूल्य जो निर्धारित होगा किसका होगा? रोटी का होगा। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि वस्तुओं का वर्गीकरण किस पर निर्भर करता है? वस्तुओं के अंतिम प्रयोग पर। अंतिम वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? उपभोक्ता के द्वारा किया जाता है, उत्पादकों के द्वारा किया जाता है, सरकार के द्वारा किया जाता है, तीनों के द्वारा किया जाता है। तो सही उत्तर क्या होगा? उपरोक्त सभी के द्वारा। वे वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? क्या मध्यवर्ती वस्तु हमको संतुष्ट करती है? नहीं करती, क्योंकि इससे तो हम नए वस्तु का निर्माण करते हैं या कच्चे माल के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। तो प्रत्यक्ष रूप से कौन संतुष्ट करता है हमको? उपभोक्ता वस्तुएं। पूंजीगत वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनका उत्पादन प्रक्रिया में कई वर्षों तक प्रयोग किया जाता है। कई वर्षों तक। जिनका उत्पादन प्रक्रिया में कुछ वर्षों तक प्रयोग किया जाता है, जिनमें मूल्यह्रास की हानि शामिल होती है। देखिए, इसका
हमने देखा था कि पूंजीगत वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनका हम कई वर्षों तक उपयोग करते हैं। इसका मतलब है कि ये बिंदु सही है। जिनका उत्पादन प्रक्रिया में कुछ वर्षों तक प्रयोग किया जाता है, ये प्रश्न गलत है। ये स्टेटमेंट कथन गलत है। जिनमें मूल्यह्रास की हानि शामिल होती है। पूंजीगत वस्तुएं जब हम बहुत अधिक वर्षों तक उपयोग करते हैं, तो हम जानते हैं, हमने पढ़ा है मूल्यह्रास की हानि होती है। आपने एक सिलाई मशीन खरीदी और यदि आपने 1 वर्ष तक उपयोग किया, दूसरे वर्ष यदि उपयोग किया, पहले वर्ष यदि आपने उससे 10,000 रुपए कमाए हैं, तो दूसरे वर्ष आपने 10,000, दूसरे वर्ष भी आपने उस मशीन से 10,000 कमाए हैं, परंतु इसमें 1,000 रुपए आपको मशीन का मेंटेनेंस का खर्च आ गया। यानी पूंजीगत वस्तुओं को मेंटेन करने में कई वर्षों तक उपयोग करने के लिए हमको उसकी टूट फूट और देखभाल के लिए हमको पैसा खर्च करना पड़ता है। इसे हम क्या कहते थे? मूल्यह्रास। तो पूंजीगत वस्तुएं बहुत लंबे समय तक उपयोग की जाती हैं, इसीलिए इसमें मूल्यह्रास की हानि भी शामिल होती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ए और सी दोनों। परिवारों द्वारा अपने रसोई घर में उपयोग किया गया फूड प्रोसेसर उदाहरण है। देखिए, यहाँ पर आप ध्यान से पढ़िए। परिवारों द्वारा अपने रसोई घर में उपयोग किया गया फूड प्रोसेसर, यानी कहाँ उपयोग हो रहा है? ये घर में उपयोग हो रहा है। ये पूंजीगत वस्तु है, मध्यवर्ती वस्तु है, उपभोग वस्तु है। तो क्या है इसका उत्तर? उपभोग वस्तु है। यदि हम पूंजीगत वस्तु कब होता? जब हम फूड प्रोसेसर को होटल में उपयोग करते, तो वो क्या होता? पूंजीगत वस्तु। यहाँ शब्द क्या दिया हुआ है? परिवारों के द्वारा। जो हमारे घर में फूड प्रोसेसर होता है, वो हमारे लिए कौन सी वस्तु है? उपभोग वस्तु है। परंतु यदि हम फूड प्रोसेसर से होटल में उपयोग करते हैं, उससे पैसे कमाते हैं, तो वो क्या कहलाएगा हमारे लिए? पूंजीगत वस्तु। चीनी के उत्पादन में गन्ना। यदि आप चीनी मतलब यहाँ पे है शक्कर। यदि आप शक्कर का उत्पादन किससे कर रहे हैं? गन्ने से, है ना? चीनी का उत्पादन किससे कर रहे हैं? गन्ने से। तो गन्ना क्या होगा? अंतिम वस्तु होगा क्या? नहीं होगा। अंतिम वस्तु तो क्या है? चीनी है। पूंजीगत वस्तु ये भी नहीं होगा, क्योंकि गन्ना पूंजीगत वस्तु नहीं है। ये तो एक बार उपयोग करने की वस्तु है, एक मध्यवर्ती वस्तु है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मध्यवर्ती वस्तु। क्योंकि चीनी का जब उत्पादन होता है, तो किससे होता है? गन्ने से। तो चीनी के उत्पादन में गन्ना क्या होगा हमारे लिए? एक मध्यवर्ती वस्तु। यदि एक कार टैक्सी चालक द्वारा खरीदी जाती है, तो वह कहलाएगी। देखिए, यहाँ दिया है यदि एक कार टैक्सी चालक के द्वारा क्या खरीदी जा रही है? कार। किसके द्वारा? टैक्सी चालक के द्वारा खरीदी जाती है, तो वह कहलाएगी। ये पूंजीगत वस्तु तो कहलाएगी। क्यों कहलाएगी? क्योंकि किसके द्वारा खरीदी जा रही है? टैक्सी चालक के द्वारा। यदि परिवार के द्वारा, यदि मेरे द्वारा खरीदी जाती एक कार, तो वो मेरे लिए क्या होती? उपभोक्ता वस्तु। क्योंकि मैं उसका उपयोग कॉमर्शियल उपयोग नहीं करती, खुद का के लिए उपयोग करती। जबकि टैक्सी चालक किसके लिए खरीद रहा है? उससे पैसे कमाने के लिए खरीद रहा है। तो एक कार टैक्सी चालक के द्वारा खरीदी जाती है, तो एक पूंजीगत वस्तु होगी। एक मध्यवर्ती वस्तु होगी? नहीं, मध्यवर्ती वस्तु तो नहीं होगी। हाँ, एक अंतिम वस्तु जरूर होगी। तो इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा हमारे लिए? ए तथा सी। टीवी, रेडियो, वॉशिंग मशीन आदि उदाहरण हैं। ये आपके घर में होते हैं ना? टीवी है, रेडियो है, वॉशिंग मशीन है। ये किसके उदाहरण हैं? ये हैं टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के। क्या ये अर्ध टिकाऊ है? नहीं, ये टिकाऊ वस्तु है, ये लंबे समय तक चलती है। एकल उपयोग उपभोक्ता वस्तु। एकल उपयोग उपभोक्ता वस्तु क्या होती है? जैसे दूध है, दही है, या सब्जियां हैं, पालक है। ये क्या कहलाती है? एकल उपयोग उपभोक्ता वस्तु। और पूंजीगत वस्तुओं का
पूंजीगत वस्तुओं का उदाहरण नहीं होगा क्योंकि हमारे परिवार के द्वारा उपयोग होती है, तो ये क्या कहलाएगी? हमारी टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु। निम्न में से कौन सी अर्ध टिकाऊ वस्तु है? देखिए, रेडियो कैसी वस्तु है? पूरी तरह से टिकाऊ वस्तु है। कपड़े, कपड़े अर्ध टिकाऊ वस्तु होगा। दूध, दूध कैसा है? अभी हमने देखा था इसका उदाहरण। एकल उपयोग उपभोक्ता वस्तु है, एक बार हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ऐसे ही पेट्रोल, पेट्रोल को हमने एक बार डलाया, उपयोग किया, क्या हम इसको बहुत लंबे समय तक उपयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये तो दोनों एकल उपयोग वस्तु है। और ये वस्तु कौन सी है? रेडियो, ये टिकाऊ वस्तु है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कपड़े। कपड़े कैसी वस्तु है? अर्ध टिकाऊ वस्तु है। पूंजी के स्टॉक में वृद्धि कहलाती है। पूंजीगत हानि, ये नहीं होगा। पूंजीगत लाभ, ये भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? पूंजी निर्माण। पूंजी के स्टॉक में जैसे जैसे वृद्धि होगी, इसका मतलब है कि क्या हो रहा है? पूंजी का निर्माण हो रहा है। आपके पास पहले 10,000 रुपए थे, अब 20,000 रुपए हो गए। आपने बैंक में जमा किए थे 10,000 रुपए, है ना? और 1 वर्ष के बाद मान लो उसमें 2,000 रुपए ब्याज मिला, तो आपका पैसा कितना हो गया? 12,000 रुपए। इसका मतलब है 2,000 रुपए आपके क्या हुए हैं? पूंजी निर्माण। 10,000 से 2,000 आपको क्या प्राप्त हुआ है? ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ है। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा पूंजी निर्माण। शुद्ध निवेश बराबर है। निवेश, शुद्ध निवेश किसे कहेंगे हम? जब हम सकल निवेश में से मूल्यह्रास को घटा देंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा? शुद्ध निवेश। सकल से हम शुद्ध कैसे चेंज करते हैं? जब हमारे पास सकल निवेश होता है, उसमें से जब हम मूल्यह्रास को घटा देते हैं तो हमको क्या प्राप्त हो जाता है? शुद्ध। और जब शुद्ध से यदि हमें सकल प्राप्त करना है तो हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। यदि यही ये प्रश्न होता कि सकल निवेश बराबर क्या है, तो शुद्ध निवेश में से हम मूल्यह्रास को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? सकल निवेश। जबकि शुद्ध निवेश कैसे प्राप्त होता है? सकल निवेश में से हम मूल्यह्रास को घटा देते हैं। शुद्ध पूंजी निर्माण के कारण क्या होता है? उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। मूल्यह्रास में वृद्धि होती है, ये गलत जवाब है। लाभ में वृद्धि, ये भी नहीं। लागत में वृद्धि, ये भी नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा हमारा? उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। निम्न में से मूल्यह्रास का कौन सा कारण है? कौन सा कारण है? सामान्य टूट फूट, बाढ़ के कारण हानि, ये तो अचानक होने वाला है, ये मूल्यह्रास नहीं है। बाजार में आई गिरावट के कारण, ये भी नहीं है। ये भी नहीं है। इसका सही उत्तर क्या है हमारा? सामान्य टूट फूट। प्रति इकाई समय अवधि पर मापी जाने वाली मात्रा कहलाती है। वे मात्राएं जिनको समय अवधि की प्रति इकाई पर मापा जाता है, प्रवाह कहते हैं। तो यहाँ सही उत्तर क्या होगा? प्रवाह। यहाँ क्या शब्द दिया है? समय अवधि पर। यानी समय अवधि का मतलब हमारे पास कोई 2 समय दिए होंगे, और यदि किसी एक डॉट समय पे यदि हम निकालेंगे किसी वस्तु की मात्रा, तो ये क्या कहलाएगी? स्टॉक कहलाएगी। परंतु जब हमें 2 समय दिए हुए हैं, इस समय अवधि में हम यदि निकालेंगे मात्रा को, तो वो क्या कहलाएगी हमारे लिए? प्रवाह कहलाएगी। परिवार की आय किस चर का उदाहरण है? परिवार की आय जो होगी, ये किसी 2 समय अवधि पर निकलेगी। ऐसा तो है नहीं कि किसी डॉट समय में आपको आय प्राप्त होगी। जब आप काम करेंगे उसके बदले में आपको क्या प्राप्त होगी? आय प्राप्त होगी। तो ये स्टॉक का उदाहरण नहीं है, बल्कि किसका उदाहरण है? ये प्रवाह का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक है? स्टॉक क्या कहलाता है? स्टॉक वे मात्राएं हैं जिनको समय के एक निश्चित बिंदु पर मापा जाता है। समय के एक निश्चित बिंदु पर। देखो, पूंजी पर ब्याज तो ये 2 समय अवधि पे निकलेगा। दिल्ली और मनाली के बीच की दूरी, ये कैसी है? फिक्स है। दिल्ली और मनाली के बीच की दूरी परिवर्तित नहीं होगी।
यानी इसका मतलब निश्चित है, यानी ये क्या होगा, स्टॉक होगा। मुद्रा का व्यय ये भी परिवर्तनशील होगा, इसलिए ये भी उत्तर कैसा है, गलत है। तो सही उत्तर क्या होगा स्टॉक के लिए, दिल्ली और मनाली के बीच की दूरी। दिल्ली और आगरा के बीच 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली कार सम्मिलित करती है। क्या केवल स्टॉक को करेगी? नहीं। स्टॉप तो क्या होगा, एक फिक्स दूरी है, एक फिक्स समय में, परंतु यहाँ गति बता रहा है 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। केवल प्रवाह भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए दिया है दिल्ली और आगरा के बीच, ये दूरी कैसी है, निश्चित है, ये परिवर्तनशील नहीं होगी। यानी ये किसका उदाहरण होगी, स्टॉक का। और ये जो कार चल रही है 120 किलोमीटर प्रति घंटा, ये किसका उदाहरण होगा, प्रवाह का। तो इसीलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, स्टॉक तथा प्रवाह दोनों। आय के चक्रीय प्रवाह का कारण है, क्या कारण है, सरकारी हस्तक्षेप के कारण होता है क्या, नहीं। वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन, ये भी नहीं। बल्कि आय का जो चक्रीय प्रवाह है वो होता है उत्पादक और परिवार क्षेत्र में परस्पर निर्भरता। क्योंकि परिवार क्षेत्र मांग करता जाता है, उनकी आवश्यकताएं असीमित होती हैं, और जब मांग होती है तो उत्पादक क्या करता है, उत्पादन करता है। और परिवार क्षेत्र जो अपनी कारक सेवाएं हैं वो कहाँ देता है, उत्पादक के पास, यानी फर्म में। तो उसको क्या प्राप्त होती है, आय प्राप्त होती है। इस सिद्धांत को हमने बहुत विस्तार से समझा है, आय के चक्रीय प्रवाह को। तो ये जो आय का चक्रीय प्रवाह का जो मुख्य कारण है वो क्या है, उत्पादक तथा परिवार क्षेत्र की परस्पर निर्भरता। वस्तुओं के स्वयं हेतु उत्पादन को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि वस्तुएं स्पर्शी होती हैं, नहीं। उनका मूल्यांकन करना संभव होता है, सेवाओं की तुलना में वस्तुएं अधिक उत्पादक होती हैं, इनमें से कोई नहीं। तो क्या सही उत्तर होगा, इनका मूल्यांकन करना संभव होता है। जैसे आपने 10 क्विंटल गेहूं का उत्पादन किया और 9 क्विंटल आपने गेहूं को बेच दिया। 1 क्विंटल गेहूं जो है वो आपने स्वयं के उपभोग के लिए किया, तो आप राष्ट्रीय आय में कितना शामिल करेंगे, पूरे 10 क्विंटल करेंगे। क्योंकि ये 9 क्विंटल का जो भाव होगा वही 1 क्विंटल के लिए भी होगा। इस तरह से हम वस्तुओं का मूल्यांकन कर सकते हैं, इनका मूल्यांकन करना संभव है। इसीलिए जो राष्ट्रीय आय में शामिल होगी वो कितना होगा, 10 क्विंटल। मूल्य वृद्धि विधि देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत निम्न में से किसके योगदान को मापती है। मूल्य वृद्धि विधि उपभोक्ता परिवार के, देश के निवासियों के स्वामित्व में उत्पादक उद्यमों को, देश के गैर निवासियों के स्वामित्व के में उत्पादक उद्यमों को, बी और सी। तो उत्तर क्या होगा, मूल्य वृद्धि विधि में क्या करते हैं हम, देश के अंदर अंदर जितने भी उत्पादक होते हैं, चाहे वो देश के निवासी हों या देश के गैर निवासी हों, दोनों उद्यमों का जो मूल्य वर्धन करता है, मूल्य में वृद्धि करता है, उन दोनों को हम शामिल करते हैं, उन दोनों को हम जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। इसीलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, दोनों, बी और सी। आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते समय निम्न में से किस मद को शामिल नहीं किया जाता। देखिए ध्यान से पढ़िए, शामिल नहीं किया जाता। यदि आप वस्तुनिष्ठ को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपसे गलती नहीं होगी। हम परीक्षा में जल्दबाजी में हम ये नहीं देखते और अति उत्साह में सोचते कि हमसे बन जाएगा प्रश्न, और उसने क्या पूछा है, ये देखिए यदि हमने नहीं पढ़ा, नहीं देखा, तो हम जो उत्तर देंगे वो गलत हो जाएगा। इसीलिए आप प्रश्न को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो किसको शामिल करते हैं हम, किराया को करते हैं, मिश्रित आय को करते हैं, जबकि जो निवेश है वो क्या है, हमारा व्यय है, और लाभ को भी हम शामिल करते हैं। तो सही उत्तर क्या होगा, स्थायी निवेश। स्थायी निवेश को हम राष्ट्रीय आय में आय विधि के द्वारा, क्या पूछ रहा था, आय विधि के द्वारा
चूंकि स्थायी निवेश जो है ये हमारा क्या है, व्यय है। ये क्या है, व्यय है, खर्च है। तो इसको हम आय विधि में इसका कैलकुलेशन नहीं करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम उपभोग व्यय का तत्व नहीं है? अंतिम उपभोग व्यय, भोजन पर परिवारों का व्यय। ये देखिए यहाँ भी बोल रहा है नहीं है, हमको उसको देखना है। भोजन पर परिवारों का व्यय, ये अंतिम उपभोग व्यय है। सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, ये भी अंतिम उपभोग व्यय है। शिक्षा पर परिवारों का व्यय, ये भी जो है अंतिम उपभोग व्यय है। कच्चे माल पर व्यय, ये अंतिम उपभोग नहीं है, जबकि ये क्या होगा, मध्यवर्ती उपभोग होगा। इसीलिए सही उत्तर क्या होगा इसका, कच्चे माल पर व्यय। प्रश्न क्या पूछा था, नहीं है, तो क्या नहीं है, कच्चे माल पर जो व्यय होता है ये किस पर होता है, मध्यवर्ती वस्तु पर होता है। दोहरी गणना के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय का अत्यधिक अनुमान लग जाता है, अल्प अनुमान लग जाता है, ये तो गलत है। सही अनुमान भी नहीं लगता, पूरे वर्ष का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तो सही उत्तर क्या होगा, अत्यधिक अनुमान लग जाता है। जब भी यदि दोहरी गणना हो जाती है तो राष्ट्रीय आय कैसी निकल जाती है, बहुत अधिक निकल जाती है। क्योंकि हम गणना कई बार कर लेते, एक ही वस्तु के निर्माण प्रक्रिया में जितने बार मध्यवर्ती वस्तु का पेमेंट होता है, हम उन सबको क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। ये देखिए मैंने उदाहरण से बताया है, हम केवल अंतिम वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में शामिल क्यों करते हैं। यदि हमने किसी भी उत्पादन प्रक्रिया में कपास के खेत का पैसा भी, किसान का पैसा, कपास का पैसा, धागे का पैसा और कपड़े का पैसा, इन सब पैसों को यदि हम जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी दोहरी गणना। इसीलिए हम क्या करते हैं, केवल केवल अंतिम वस्तुओं को शामिल करते हैं। हम केवल अंतिम वस्तुओं का मूल्यांकन करते हैं, क्योंकि मध्यवर्ती वस्तुएं उत्पादन प्रक्रिया में आगत हैं। अर्थात उत्पादन के प्रत्येक चरण में वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाती है। और अंतिम वस्तु कब कहलाती है, जब ये क्या हो जाती है, उत्पादन प्रक्रम से बाहर हो जाती है, अब इसका मूल्य और नहीं बढ़ता, तब ये क्या कहलाती है, ये उपभोक्ता के पास पहुंच जाती है, तब ये कहलाती है अंतिम वस्तुएं। तो अंतिम वस्तुओं में मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य भी शामिल होते हैं। यदि अलग से मध्यवर्ती वस्तु की गणना की जाएगी तो दोहरी गणना की संभावना होती है। यानी जब भी हम इसका मूल्यांकन करेंगे तो केवल ड्रेस का करेंगे, इनका अलग अलग कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे, मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल हम नहीं करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा हस्तांतरण भुगतान नहीं है? छात्रवृत्ति हस्तांतरण भुगतान है, सेवानिवृत्ति पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन ये भी है, दान ये भी है। परंतु सेवानिवृत्ति जो पेंशन है इसको हम राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं, क्योंकि यह कर्मचारियों के पारिश्रमिक का भाग है। जिंदगी भर कोई व्यक्ति नौकरी करता है, अपनी सेवाएं देता है, तो उसके बदले में ये कंडीशन है कि उसको जिंदगी भर उसके हिसाब से उसको पेंशन, कंडीशन के हिसाब से पेंशन प्राप्त होगी। जबकि वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, छात्रवृत्तियां और दान ये सभी हस्तांतरण आय है, क्योंकि इसमें मूल्य वृद्धि नहीं होती और ना ही उत्पादन होता है ना। तो इस तरह से छात्रवृत्ति, वृद्धावस्था पेंशन और दान ये तीनों क्या कहलाते हैं, हस्तांतरण भुगतान। इसका सही उत्तर कौन सा है, सेवानिवृत्ति पेंशन। ये जो है ये हस्तांतरण भुगतान नहीं है। वहीं वृद्धावस्था पेंशन है, ये है हस्तांतरण भुगतान। क्योंकि वृद्धावस्था पेंशन तब मिलती है, इसके बदले में कोई सेवाएं नहीं दी जाती, ये तो एक तरह की सहायता है ना। तो इस तरह से केवल हस्तांतरण भुगतान कौन सा नहीं है, सेवानिवृत्ति पेंशन, क्योंकि ये हमारे कार्य के बदले में हमको प्राप्त होती है। सेवाओं के स्वलेखा उत्पादन को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि सेवाओं और वस्तुओं में भिन्न भिन्न होती हैं। सेवाएं उत्पादक नहीं होती, सेवाओं के बाजार मूल्य को मापने में कठिनाई आती है। ये उत्तर इसका क्या है, सही है।
देखिए, इसके लिए आप इस प्रश्न को समझ सकते हैं ऐसे कि आपने एक खाना बनाने वाले को रखा नौकर को और उसको आप 5,000 रुपए तनख्वाह दे रहे हैं, है ना? और थोड़े समय के बाद यदि आपको लगता है कि वो खाना अच्छे से नहीं बना रहा, तो जब ये 5,000 रुपए आप उसको दे रहे हैं, सैलरी पे रखे हैं, तो ये राष्ट्रीय आय में शामिल होगा। परंतु किसी कारण से आपने इसको घर से हटा दिया और अब आप खुद खाना बनाने लगे, तो जो आप खुद अपने परिवार के लिए खाना बना रहे हैं या बर्तन मांज रहे हैं या झाड़ू पोछा कर रहे हैं, उसको हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। जैसे ही यदि ये काम आप किसी सर्वेंट से करवा रहे हैं, तो वो राष्ट्रीय आय में शामिल होगा, क्योंकि उसके काम के बदले में आप उसे पैसा दे रहे हैं, उसकी सेवाओं के बदले में पैसा दे रहे हैं। परंतु जब आप खुद के लिए काम करते हैं, तो सेवाओं के बाजार मूल्य को मापने में कठिनाई आती है। इसीलिए जब हम खुद के लिए जो काम करते हैं, उसका मूल्यांकन हम नहीं करते और उसे राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं करते। एक लेखा वर्ष के दौरान अंतिम स्टॉक तथा अंतिम स्टॉक में अंतर आरंभिक स्टॉक में अंतर को कहा जाता है। स्टॉक में वृद्धि ये तो पक्का नहीं है, स्टॉक में कमी भी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा सही उत्तर, स्टॉक में परिवर्तन। जैसे ही हम अंतिम स्टॉक से प्रारंभिक स्टॉक को घटा देंगे, तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, स्टॉक में परिवर्तन। कर्मचारियों के पारिश्रमिक में शामिल होता है, क्या शामिल होता है भाई, नकदी के रूप में मजदूरी और वेतन, हाँ ये हमारी सैलरी है, तनख्वाह है, ये तो हमारे पारिश्रमिक में शामिल होगा ही। किस्म के रूप में मजदूरी और वेतन, देखिए अर्थशास्त्र में अलग अलग तरीके के शब्दों का उपयोग होता है। इसी को हम ये कह सकते हैं अतिरिक्त मजदूरी और वेतन या अतिरिक्त सुविधाएं। तो यहाँ मैंने अर्थशास्त्र में कई कई पुस्तकों में लिखा हुआ है किस्म के रूप में मजदूरी। मैंने इसको एज इट इज लिया है, क्योंकि आपको पता होने के बाद भी हो सकता है कि आप इसका उत्तर ना दे पाए। किस्म के रूप में मजदूरी का मतलब होता है कि जब आपको तनख्वाह के अतिरिक्त अन्य सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे आपको रहने के लिए घर दिया जाता है, यदि आपको घर नहीं दे रही है कंपनी, तो उस घर का किराया दे रही है, आपको हॉस्पिटल की सुविधा दे रही है, वो तनख्वाह के अतिरिक्त है, तो ये कहलाता है किस्म के रूप में मजदूरी। यदि आपके परिवार से कोई बीमार है, तो उसका मुफ्त इलाज कराने के लिए आपकी कंपनी या सरकार यदि आपको सुविधा देती है, तो वो क्या कहलाती है, किस्म के रूप में मजदूरी। तीसरा है हमारा सेवानिवृत्ति पर पेंशन, ये भी हमारे पारिश्रमिक में आता है। अभी हमने देखा कि सेवानिवृत्ति पेंशन जो है, ये हस्तांतरण आय नहीं है, जबकि ये क्या है, हमारा पारिश्रमिक है। तो इसीलिए इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा, उपरोक्त सभी। ये तीनों चीजें हमारी पारिश्रमिक में शामिल होती हैं। दोहरी गणना की समस्या से बचा जा सकता है अंतिम विधि उत्पाद विधि का प्रयोग करके और मूल्य वृद्धि विधि का प्रयोग करके। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ए और बी। दोहरी गणना अभी हमने देखा कि जब हम मध्यवर्ती वस्तुओं का आकलन भी राष्ट्रीय आय में करते हैं, उसे हम क्या करते हैं, दोहरी गणना। यदि हमको इस समस्या से बचना है, यदि हमको देश की सही राष्ट्रीय आय पता करना है, तो हमको कौन सी विधि अपनाना चाहिए, अंतिम उत्पाद विधि का प्रयोग करना चाहिए या मूल्य वृद्धि विधि का प्रयोग करना चाहिए। इसमें दोहरी गणना की संभावना नहीं रहती। एक पीड़ित को दी गई वित्तीय सहायता है, देखिए यहाँ पे कितना बढ़िया दिया है, वित्तीय सहायता है, ये खुद बता रहा है, ये काम के बदले नहीं दिया जा रहा है, बल्कि क्या दिया जा रहा है, वित्तीय सहायता दी जा रही है। तो अभी हमने देखा कि जब भी यदि हम सहायता करेंगे या दान करेंगे, जो बिना काम के बदले होगा, वो क्या होगा हमारे लिए, भुगतान, हस्तांतरण, भुगतान। ये आय नहीं होगी, ये क्या होगा हमारे लिए, हस्तांतरण, भुगतान। ये शब्द आपकी आय विधि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना, तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हस्तांतरण आय क्या है या हस्तांतरण भुगतान क्या है। जहाँ किसी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन नहीं होता, केवल एक दान के रूप में या सहायता के रूप में पैसा प्राप्त होता है, वो कहलाता है हस्तांतरण आय या हस्तांतरण भुगतान।
तो इसका सही उत्तर है हमारा, चूंकि पीड़ित ने कोई काम नहीं किया, केवल हम दया करके या सरकार सोच रही है कि नहीं भाई ये वो अपनी अपना वो नहीं कर सकता है, केवल एक वित्तीय सहायता दे रही है, तो ये है हमारे लिए हस्तांतरण भुगतान। तो इस तरह से आप इतने प्रश्न जरूर कर लीजिए, इसमें से निश्चित है कि आपको 3-4 प्रश्न तो आएंगे ही, जो बहुत सरल हैं। आपको यदि टॉपिक क्लियर है तो आप कर सकते हैं, फिर भी आप 1-2 बार इनको अभ्यास करिए। और जितने वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, परीक्षा के दृष्टिकोण से आप अपनी कॉपी में भी जरूर लिखिए, जिससे आप परीक्षा के समय में इनका दोबारा रिवीजन कर सकें। थैंक यू।